हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो करेंगे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको बेटा इतने ध्यान से करना क्योंकि इसमें से आपका एक न्यूमेरिकल आता ही आता है और वाकई में ये बहुत इजी है। अगर इसको आप ध्यान से करेंगे तो मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलो शुरू करते हैं आज प्राइजिंग मेथड्स। प्राइजिंग मेथड्स में जो प्राइजिंग मेथड का मतलब है प्राइस ऑफ द मटेरियल इशू मेथड, कि जो अब आप स्टोर हाउस से जो मटेरियल है कहाँ पर डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो उस जो माल जो वो इशू किया गया माल है उसका जो प्राइस है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं या कैसे आप उसको लिखेंगे लेजर के अंदर कि किस प्राइस का मटेरियल है और कितनी कॉस्ट का मटेरियल है, उससे रिगार्डिंग्स आपने ये मेथड्स पढ़ने हैं। तो इसमें जो आपके मेथड्स हैं वो 4 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका कॉस्ट प्राइस मेथड, दूसरा आपका आता है भाई एवरेज प्राइस मेथड, तीसरा आता है आपका मार्केट प्राइस मेथड और चौथा आपका आता है नोशनल मेथड। तो सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं आज, हम जो कंप्लीट करेंगे अपना रिकॉर्डिंग्स में वो करेंगे हम प्राइसिंग मेथड या कॉस्ट प्राइस मेथड्स के बेस पर, कि कॉस्ट के बेस पर। कॉस्ट का मतलब होता है कितने में हम माल खरीदते हैं। कॉस्ट मीन्स माल जो हमने ख़रीदा है, ख़रीदा मतलब किससे, सप्लायर से जो माल हम ख़रीद रहे हैं उस माल की कॉस्ट क्या है, उस कॉस्ट के बेसिस पर हम इस माल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका मेथड है फीफो, FIFO। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इन का मतलब है कि पहले 2 चीज़ें रहेंगी यहाँ पर हमारी। एक क्या रहेगा आपका स्टोर हाउस और दूसरा क्या रहेगा प्रोडक्शन हाउस। ठीक है, स्टोर हाउस में वो माल क्या है, यहाँ से इन मतलब यहाँ आया, कहाँ से आएगा ये, सप्लायर से, और यहाँ गया, ये है आउट। कहाँ गया, प्रोडक्शन हाउस में गया। इन 2 चीज़ों को, इन इसके लिए है मीन वो स्टोर में पहले आया। ठीक है, मान लो यहाँ पर 2 तारीख को माल आया, 7 तारीख को माल आया, तो 2 वाला जो माल है वो पहले आया है, तो मीन फर्स्ट इन है उसका। ठीक है, और अगर मान लो फर्स्ट आउट की बात करें तो पहले 2 वाला माल जो है वो बाहर जाएगा, 7 वाला नहीं जाएगा। तो वो फर्स्ट इन की बात, पहले जो माल आया है वही पहले जाएगा, उसकी बात हो रही है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो माल सबसे पहले गोडाउन में आया है, मान लो आपका एक गोडाउन है और उस गोडाउन में आपका वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट रखे गए हैं। अब ये जो पहले नंबर पर आया, ये दूसरे पर आया, ये तीसरे पर आया, ये चौथे पर आया, ये 5वें पर। अब आपको इसको कहाँ इशू करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इशू करना है। तो अगर आप इस माल को पहले इशू करते हैं, फिर सेकंड डिमांड आती है तो आप इसको इशू करेंगे, थर्ड आएगी तो आप इसको करेंगे, फोर्थ आएगी तो आप इसको, और फिफ्थ आएगी तो आप इसको करेंगे। तो वो यही चीज़ कह रहा है कि जब आप फर्स्ट जो अंदर यहाँ पहले आया है उसको ही पहले आउट करते हैं तो वो तो बन जाता है आपका फीफो। ठीक है, और अगर इसका आप उल्टा कर देते हैं, उल्टे का मतलब है जब बात आप ये कर दें कि ये ना होकर क्या कर दिया जाए आपका, कि उल्टा हो जाए, मीन माल जो पहले आया है मीन फीफो। मान लो यहाँ माल ये पहले आया, ये दूसरे पर आया, ये तीसरे पर आया, ये चौथे पर आया, ये 5 पर। जब उसको प्रोडक्शन हाउस में निकालने की बात आई डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो उस टाइम आपने क्या चीज़ देखी कि अगर आप फीफो कर रहे हैं तो पहले ये निकलेगा, ये दूसरे पे ये निकलेगा, तीसरे पे ये आएगा, चौथे पे ये और 5वें पे ये। लेकिन अगर लीफो की बात करें, लीफो मेथड LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो आप इसमें पहले ये निकालेंगे, दूसरे पर ये आएगा, तीसरे पर ये आएगा, चौथे पर ये आएगा और 5वें पर ये। अगर इसको एक छोटे से उससे बनाकर दिखाऊं मैं आपको तो बहुत सिंपल सा है। देखो यहाँ मैं लिख देती हूँ फीफो, यहाँ मैं लिख देती हूँ लीफो। ठीक है, अगर फीफो का अकॉर्डिंग मेथड है तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है। ठीक है, तो फीफो के अकॉर्डिंग तो पहले पे पहला ही आएगा, दूसरा आएगा, तीसरे पे आएगा, चौथे पे और 5वें पे। अगर लीफो की बात करें तो ये पहले पे आएगा, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे और ये 5वें पे। बहुत सिंपल सी बात है, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा फीफो और लीफो वाला। ठीक है, उसके बाद वो कहता है एडवांटेजेस क्या है। वही चीज़ जो मैंने आपको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में बताई थी कि जो उसके बेनिफिट्स हैं वो उसके नुकसान हैं, जो उसके नुकसान हैं वो उसके बेनिफिट हैं। सेम यहाँ पर लीफो और फीफो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं और दोनों एक दूसरे के एंटी चलते हैं, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। उसमें माल पहले आया पहले निकालते हैं और लीफो में पहले आया लास्ट आया पहले निकालते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फीफो के एडवांटेजेस। सबसे पहला है ये सिंपल और ईजी होता है।
बहुत सिंपल सा है, ये तो हर एक में लिखा जाएगा। एक्सपेंसिव कम है, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। लॉजिक भी बनता है, जो चीज़ पहले आई है उसका हक पहले बाहर जाने का है, ठीक है। मीन जो बच्चा पहले किसी चीज़ के लिए आया, कॉपी चेक करवाने आया, तो हम उसकी पहले करेंगे, बाद वाले का बाद। जो बच्चा पहले फॉर्म जमा कराने आया है हम उसका फॉर्म पहले लेंगे। ऐसा तो नहीं कि हम पीछे से शुरू कर दे, आ जाओ भाई लास्ट वाला बच्चा पहले आ जाओ, ऐसा नहीं। तो फिर वो कहते हैं वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट मार्केट प्राइस। इसमें जो स्टॉक होता है उसका प्राइस जो होता है डिटरमिन वो ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है आपका और बेनिफिट्स क्या क्या हैं। फोर्थ है यूज़फुल इन द केस ऑफ फिलिंग द प्राइजेस, मतलब जो फॉलिंग प्राइजेस, अगर आपके प्राइजेस कम हो जाते हैं, मीन कम हो जाते हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ज़्यादा जो सस्ता माल आया हो उसको हम बाद में ही निकालेंगे, ठीक है। तो जो पहले से माल पड़ा हुआ है, महंगा माल पड़ा हुआ है, आप उसको सबसे पहले निकालेंगे। उसके बाद इशू एट द परचेज प्राइस, जो माल हो आप इशू करते हैं वो हमेशा परचेज प्राइस पर होता है। जैसे मान लो आपके पास 3-4 तरह का माल है, ये 10 रुपये के हिसाब से खरीदा, ये 12 के, ये 8 के। अगर आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो जो माल इशू करोगे वो 10 के हिसाब से करोगे, अगला जो इशू करोगे 12 के हिसाब से करोगे, अगला जो करोगे वो 8 के हिसाब से करोगे, ना कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उसके बेसिस पर। मीन जो माल जितने रुपए में लिया है उसी के बेसिस पर आप उसको इशू करेंगे। उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस आते हैं। डिसएडवांटेजेस में पहला आता है डिफ़िकल्ट इन स्टोरेज। अगर माल ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में डिफ़िकल्टी आ जाती है स्टोर करने में, क्योंकि माल पिछला भी बचा रहता है, अगला भी, और हम पिछले को निकालें ना, ठीक है, और पिछले को हमने निकालना है तो अगला जो है वो पेंडिंग में स्टोर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। डिफ़िकल्टी प्राइस ऑन द सेम डेट, मतलब जो कहते हैं डिफरेंट प्राइजेस हो जाते हैं सेम डेट पे। मान लो आपके पास एक माल 3 तरह का माल रखा है, ये जो है वो 10 रुपये वाला माल है, लेकिन इसके सिर्फ 10 यूनिट बचे हैं। ये आपका 200 रुपये वाला माल है और इसके आपके पास 400 यूनिट बचे हैं। ये आपके पास 230 रुपये वाला माल है, इसके आपके पास 100 यूनिट हैं। अब आपके पास डिमांड आ जाती है 50 यूनिट की प्रोडक्शन हाउस से, तो आप क्या करोगे, 10 तो ये वाले इशू करोगे 100 रुपये वाले, ठीक है। तो 10 तो हो गए 100 रुपये वाले, लेकिन बाकी आपके 40 कहाँ से आएंगे, 40 इस 400 में से निकालोगे। फिर यहाँ कितने बच जाएंगे, यहाँ 360 यूनिट आपके 200 रुपये वाले बच जाएंगे। जब अगली बार डिमांड आपकी आएगी, मान लो अगली बार 400 की आ गई, तो 360 तो आप ये इशू करोगे और 40 आप 230 वालों में से करोगे। बात आई समझ। तो इसलिए मतलब इनको बनाना एक सेम डेट पर, अब जैसे सेम डेट एक दिन एक ही प्रोडक्शन हाउस पर दिया, लेकिन 2 प्राइस का दिया, एक 100 रुपये वाला दिया और एक 200 रुपये वाला दिया, तो वो कहते हैं अलग अलग हो जाते हैं। डिफरेंट इन कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, कॉस्ट और मार्केट प्राइस में भी डिफरेंस हो जाता है। जैसे अभी मैंने बताया एक 100 रुपये वाला माल है, फिर आपने 200 वाला ख़रीदा, वो फिर आपने 230 का ख़रीदा, फिर आपने 180 का ख़रीदा। तो कहता है माल जो है, मान लो आप इस टाइम इशू कर रहे हैं लेकिन मार्केट में प्राइस ये चल रहा है, तो आप मार्केट प्राइस के हिसाब से तो नहीं चल सकते। आप ये देखेंगे आपने कितने में ख़रीदा है, आप उसके बेसिस पर चलेंगे। उसके बाद है नॉट सूटेबल व्हेन प्राइस राइज, अगर प्राइसेस राइज हो रहे हैं तो उस केस में कोई भी फ़ायदा नहीं होता आप फीफो मेथड को एडॉप्ट करें। ये जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से आप वहाँ पर समझ पाएंगे और कर भी पाएंगे, ठीक है। उसके बाद है पॉसिबिलिटीज़ ऑफ क्लैरिकल एरर। क्लैरिकल एरर भी हो जाते हैं। मान लो अब मैंने ये कहा कि 10 यूनिट आपके इसमें से निकलेंगे, 40 यूनिट आपके अगले में से निकलेंगे। अब मान लो क्लैरिकल स्टाफ को नॉलेज नहीं है या आपकी कौन सा मेथड अडॉप्ट किया जा रहा है या क्या है, तो वो क्या करेगा, वो सेम प्राइस पर ले लेगा, 200 रुपये के हिसाब से ले लेगा इसको भी और इसको भी, जबकि ये कितने थे 100 रुपये के हिसाब से। तो कहते हैं इस तरह से क्लैरिकल मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो कहते हैं सूटेबल किस केस में होता है, सूटेबल ये आपका जो मेथड है, क्योंकि देखो ये बताया भी गया है और क्वेश्चन में आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो आपका फीफो मेथड है वो सूटेबल किन किन केसेस में माना जाता है। तो कहता है फर्स्ट व्हेन द प्राइस ऑफ द मटेरियल्स आर फॉलिंग इन अ मार्केट बिकॉज अंडर द मेथड प्राइसिंग, जब जहाँ पर प्राइसेस बहुत ज़्यादा फॉल करते हैं, मीन आपको जो रेट है वो कम कीमत वाला मिलता रहेगा, तो आप पहले क्या करेंगे, जो कॉस्टली माल होगा उसको निकालने की कोशिश करते हैं। और व्हेन द मटेरियल इज सब्जेक्ट टू द ऑब्सोलेंस, और जब आपको ये लगता है कि माल जो है, पुराना माल जो है वो प्रचलन में से जा सकता है, उसकी डिमांड आगे ख़त्म हो सकती है, तो आप उसको क्या करेंगे, अगर आप अब नहीं निकालेंगे तो फिर वो ऑब्सोलेंस में हो जाएगा और फिर उसकी कोई डिमांड नहीं रहेगी, वहाँ आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। उसके बाद वो नेक्स्ट क्या कहता है कि इम्पैक्ट ऑफ फीफो मेथड, फीफो मेथड के क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। इम्पैक्ट में फर्स्ट वो कहता है
कि फीफो मेथड जो है वो कॉस्ट पर इम्पैक्ट डालती है। सबसे पहला है इम्पैक्ट ऑन द कॉस्ट पर इम्पैक्ट होता है, दूसरा होता है इन्वेंट्री के वैल्यूएशन पर, और तीसरा प्रॉफिट पर। और यही तीनों इम्पैक्ट आपके लीफो मेथड में भी होते हैं। वो कहते हैं इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, ये कैसे इफेक्ट डालते हैं। देखो कॉस्ट होगी, कॉस्ट पर डालेगा क्योंकि अलग अलग कॉस्ट का हम लेंगे मटेरियल। अगर आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन की, क्योंकि इन्वेंट्री जो बचा हुआ है उसका वैल्यूएशन करना है, तो वो किस पर होगा, जिस पर वो इशू हुआ है, जिस पर वो आपके हाउस में, स्टोर हाउस में उसको रखा गया है जिस कीमत पर। अगर आप प्रॉफिट की बात करें कि इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट पर भी बढ़ता है कि उस टाइम में कॉस्ट में कम में तैयार हो सकता है क्योंकि आपका रॉ मटेरियल का प्राइस कम है, लेकिन आप महंगी वाली कॉस्ट का इशू कर रहे हैं मटेरियल, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, देखो ये कहा ना इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट पर इम्पैक्ट होगा, इन्वेंट्री पर होगा और साथ साथ प्रॉफिट पर भी होगा। अगर कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर आपकी कॉस्ट कम हो जाती है तो आपका प्रॉफिट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसलिए वो ये कहता है कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के रेसिप्रोकल में चलती हैं। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है एक आपका, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। ये यहाँ पर आपकी पिक आ गई, ठीक है। चलिए देखो अब इसमें वो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग्स पर्टिकुलर प्रिपेयर द स्टोर लेजर अकाउंट शोइंग इशू ऑफ मटेरियल फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर्स अंडर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट मतलब फीफो मेथड के अकॉर्डिंग आपको इसको इशू करना है। तो फीफो मेथड के अकॉर्डिंग आपका ये करेंगे। तो इसमें देखो यहाँ पर है रिसिप्ट और यहाँ इशू। ये रिसिप्ट का मतलब है स्टोर हाउस में आया, ठीक है, और ये आपका स्टोर हाउस से गया, मीन ये कहाँ गया, प्रोडक्शन हाउस में गया, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अब देखो उसने रिसीव कब कब किया, उसने दिसंबर 3 को 200 यूनिट लिए हैं, उसकी कॉस्ट है 20 रुपये पर यूनिट, ठीक है। फिर 300 हैं 18 के हिसाब से, 50 है 15 के हिसाब से इशू किए हैं उसने 4 बार, एक 4 को, एक 10 को, एक 20 को, और उसके बाद आपका एक 30 तारीख को। अब इनका कंबाइन बनाना है आपने। अब कंबाइन बनाने के लिए अब देखिए इसका सोल्यूशन में चलिए, इसके ध्यान से देखिएगा इसको, क्वेश्चन को। आप अपनी बुक में दोनों चीज़ें खोलकर चलिएगा, दोनों चीज़ों को खोलकर रखिएगा। आप क्वेश्चन को भी खोलिए और आप इसके सॉल्यूशन को भी खोलिए, क्योंकि मैं अब आपको दोनों चीज़ें एक साथ नहीं दिखा सकती, ठीक है। तो अब आपको देखो सॉल्यूशन में कैसे करना है। सॉल्यूशन में देखो आपका ये रिसिप्ट कॉलम बना और ये इशू कॉलम बना और ये बैलेंस बना। देखो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ साइज़ को, ताकि आपको ये समझने में आसानी रहे। एक मिनट, अगर ये रोटेशन हो पाएगा तो वेल एंड गुड। एक सेकेंड, इसको देखो, मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ ताकि ये आपको आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। मेरा मेन मकसद इसको आपको समझाना है कि इसको आप आसानी से समझ। देखो अब मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये वाला बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा होगा। अब देखो ये है बेटा आप लोगों का रिसीव, ये है इशू और ये है आपका बैलेंस। अब देखो ध्यान से, जो क्वेश्चन था आपका उसमें आप ये देखिए कि आपकी रिसिप्ट कब थी। पहली रिसिप्ट डेट वाइज आपने इसको अरेंज करना है। एक 3 को है, फिर इशू 4 को है, फिर आपका इशू 10 को है, फिर आपकी रिसिप्ट 18 को है, फिर इशू 20 को है, फिर उसके बाद आपकी रिसिप्ट 28 को है और फिर इशू आपका 30 तारीख को है। आपने डेट को अरेंज करना है 3, 4, 10, 18, 20, 28, 30 जैसे आपकी डेट आती हैं कैलेंडर में उसी हिसाब से। अब आपने 3 तारीख को देखो आपके पास माल आया 200 यूनिट आए हैं 20 रुपये के हिसाब से 4000 की कॉस्ट के, और आपके पास जब ये बैलेंस वाला कॉलम बनाओगे इसमें आपने ये डाल दिया, ओके। उसके बाद 4 तारीख को आपने माल इशू किया है 100 यूनिट किए हैं 20 रुपये वाले 2000 रुपये के। आपने जब 100 इशू कर दिए तो आपके पास कितने बच गए, 100 बच गए। 200 आपके पास बैलेंस था, उसमें से आपने 100 इशू किए हैं तो बैलेंस कितना बच गया अब आपके पास, सिर्फ 100 यूनिट। तो आपने वो बैलेंस 100 यूनिट दिखाए। अब उसके बाद आपका 10 तारीख को फिर इशू किए आपने 50 यूनिट 20 वाले। जब माल एक ही तरह का पड़ा हुआ है तो मीन आप उसी में से करोगे जो 200 आपके पास ये वाले 200 आए थे, इसी में से आपने ये 100 इशू किए हैं और इसी में से आपने ये 50 इशू करने हैं। तो ये 100 और 50 आपके इस 200 में से गए तो आपके पास बैलेंस कितना बच गया इस डेट पे, 50 यूनिट आपके 20 रुपये वाले 1000 की कॉस्ट के। क्लियर है यहाँ तक?
उसके बाद 18 तारीख को आपके पास फिर से आए हैं 300 यूनिट 18 रुपये वाले। तो इसका मतलब अब आपके पास जो माल बच गया है वो कौन सा बच गया, 50 यूनिट और 300 यूनिट बच गए आपके पास, ठीक है। 50 तो आपके पास कौन से वाले बच गए, 20 रुपये वाले, और 300 बच गए आपके पास 18 वाले। अब देखो आपने इशू करना है 20 तारीख को, 20 तारीख को आपने इशू किए 300 यूनिट। अब फीफो मेथड तो ये कहता है पहले तो पहले वाले निकालो, अगर पहले वाले निकालने हैं तो पहले वाले आपके पास बचे हुए हैं 50, तो इसका मतलब 50 पहले वाले निकालोगे, 50 तो ये पहले वाले निकाल दिए, बाकी रह गए 300 में से 250, तो 250 आप 18 वाले निकालोगे, तो इसका मतलब अब आपके पास इस 300 में से 250 निकल गए, तो बच कौन से गए, 50 वाले 18 के हिसाब से बच गए, ये वाले बच गए, ठीक है, वो आपके निकल गए। अब ये आपके पास बच गए, तो उसी 28 तारीख को आपके पास 50 यूनिट और आ गए भाई 15 रुपये वाले। तो अब आपका बैलेंस 28 तारीख को क्या बन गया, 50 18 वाले और 50 15 वाले, ठीक है। उसके बाद आपने फिर क्या करना है, इशू किए हैं 30 तारीख को आपने 100 यूनिट। अब 100 यूनिट कौन से करोगे, पहले तो 50 करोगे आप 18 रुपये वाले, और फिर 50 करोगे आप 15 यूनिट रुपये वाले। अगर मान लो ये 50 ना होकर यहाँ पर 100 होता मान लो, ठीक है, तो यहाँ 100 होता, तो यहाँ पर नील ना आकर आपके क्या आ जाते, 50 यूनिट कितने वाले बच जाते, 15 रुपये वाले बच जाते। आई थिंक सो कि ये बच्चों आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद इनका बैलेंस मिला देना बेटा, क्योंकि ये आपका बैलेंस जो है वो इक्वल चलेगा। बहुत किसी को कोई भी फिर भी प्रॉब्लम हो तो बेटा मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको इसको दोबारा से समझा दूंगी और हर इलस्ट्रेशन मैं करवाऊंगी अपनी वीडियोस में, और उनको हर एक को आपने साथ साथ करना है, तो आपके फ़ायदे में रहेगा। और साथ साथ बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कवर करते रहिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए। ओके बेटा।